आज हमने देखा कि शेयर बाज़ार में काफ़ी गिरावट हुई। हमने देखा दोनों ही निफ्टी, सेंसेक्स, ब्रॉडर मार्केट्स में हमने काफ़ी गिरावट देखी। हमने देखा कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स उधर काफ़ी जंप हुआ। तो क्या आखिर ये है कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट जो है वो हर्ट हो रहा है? क्या कारण है? ये सारी बातें डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं नासिर सलीम, मार्केट एक्सपर्ट, हमारे साथ हैं संचिता मुखर्जी, बिज़नेस इकोनॉमिस्ट। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। नासिर सलीम, जो लोग ये जानना चाहते हैं कि देखिए आखिर इन्वेस्टर सेंटिमेंट को क्या हर्ट कर रहा है? क्या कारण है कि हम ये गिरावट देख रहे हैं शेयर बाज़ार में, वो भी लगातार देख रहे हैं? क्या अनसर्टेनिटी ये कारण है या यूएस इकोनॉमी का स्लो डाउन कारण है? क्या कारण है? बहुत-बहुत शुक्रिया साक्षी जी, आपने मुझे अपने पैनल पे जोड़ा और हमारे को-पैनलिस्ट संचिता जी के साथ भी। देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो अहम मुद्दे हैं जिस पे मैं आप पे चर्चा करना चाहूँगा। आज का मार्केट के लेवल पे कोई नई बात नहीं है, हम लोग देख रहे हैं पिछले कई हफ्तों से कि मार्केट ऊपर-नीचे हो रही है और ये तो एक मार्केट की एक फीचर है कि वो ऊपर और नीचे जाएगी। मगर खास करके क्योंकि आज आपने सवाल इस पे उठाया है, तो मैं इसमें बस 2-3 चीज़ें रखना चाहूँगा आपके सामने और आपके दर्शकों के सामने। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो यूएस इकोनॉमी की अगर आप बात करें और वहाँ पे जो अर्थव्यवस्था की जो हालात हैं, उस पे अगर हम थोड़ी टिप्पणी दें, तो उसमें कंज्यूमर सेंटिमेंट जो है, जैसे जो कंजम्पशन डिमांड है, वो थोड़ा गिरते हुए दिखने को उभर रहा है, जो डेटा आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस हिसाब से ट्रंप जो वहाँ के नए जो राष्ट्रपति है प्रेसिडेंट ट्रंप जो उन्होंने जो नीति अपनाई है और जिस हिसाब से वो ट्रेड टैरिफ्स की बात कर रहे हैं, उसमें भी कई लोगों को चिंता है कि वो किस तरह और किस मुहिम में ये पलटेगा और वो कहाँ जाके किस तरीके से हर एक देश के साथ, चाहे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो और जो ट्रेड एग्रीमेंट्स के जो तहत डिस्कशंस होती हैं, उस पे उसका क्या असर दिखने को आएगा, जो आज मार्केट आपके सामने थोड़ी घबराहट दिखा रही है। और तीसरा जो पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा, जो निवेश जो बाहर के जो हैं, जो आपके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है या एफआईआई जिसको हम लोग कहलाते हैं, वो लगातार बेच रहे हैं क्योंकि उसको आज जो उसको एक मौका मिलता है, वो मौका परस्त हैं एफआईआई जो हैं। वो आते हैं भारत में, चाइना में और जो दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं हमारे आस-पास पड़ोसी देश, वहाँ पे आते हैं, पैसे लगाते हैं क्योंकि उनको दिखता है कि यहाँ पे हमारी एक अच्छी कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी है, बड़ी-बड़ी उद्योगपति हैं, यहाँ पे अच्छी-अच्छी कंपनीज़ हैं जिसमें वो निवेश कर सकते हैं और अच्छा पैसा रिटर्न बना के वापस यूएस भेज सकते हैं। आज क्योंकि यूएस इकोनॉमी में खास करके वहाँ की जो अर्थव्यवस्था पे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो थोड़े ऊपर हैं। ऊपर इसलिए हैं क्योंकि जो राष्ट्रपति जी जिन्होंने वहाँ पे जिस किस्म के ऐलान किए हैं उसके चलते वो रेट्स ऊपर चले गए हैं। तो जो मौका उनको पहले मिल रहा था पैसे कमाने का, वो आज घट गया है और इसलिए घट गया है क्योंकि वहाँ पे रेट्स ऊपर चले गए। तो आज वो वापस भारत से, हमारे हिंदुस्तान से निकाल के वापस पैसा भेज रहे हैं। तो ये एक वजह है जिसके कारण हम लोग पिछले कई दिनों से मार्केट ऊपर नीचे में गिरावट और बढ़ाई देख रहे हैं, वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। मगर इसका और कोई कारण नहीं है। हमें लगता है कि ये थोड़े टाइम तक रहेगा और एक अपॉर्चुनिटी हर निवेश को आपको मिल रही है आपको सामने इंडिया में इन्वेस्ट करने की। हिंदुस्तान एक बहुत ही अच्छे दौर से गुजर रहा है, हमारा ये मानना है। कॉर्पोरेट इंडिया की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी और जो 150 करोड़ की आबादी है, उस सब में फाइनेंशियलाइजेशन और सेविंग्स हो रही है, नए-नए अकाउंट्स खुल रहे हैं, जनधन अकाउंट योजनाएं हो रही हैं। लोग गाड़ियां में इन्वेस्ट कर रहे हैं, घर जिनके पास छोटा घर है वो बड़ा अपग्रेड कर रहे हैं। तो आप उस दौर में हैं जब आप भारत देश में जब उसकी एक्सपेंशन हो रही है, उसकी ग्रोथ में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो सवाल आपने उठाया है इक्विटी मार्केट का, ये ऊपर नीचे चलता रहेगा और इसके कारण किसी निवेशक को घबराने की कोई जरूरत नहीं। जी, संचिता, क्या आप सहमत हैं कि ये वॉलेटिलिटी जो है एक तरह से चलती रहेगी? हमने देखा कि करेंसी कंसर्न्स भी हैं, हमने देखा कि एफआई सेलिंग भी हो रही है और ट्रम्प टैरिफ्स को लेके ये जो अनसर्टेनिटी है, जैसे कि नासिर बता रहे थे, वो अभी भी है और उनकी ट्रेड पॉलिसीज़ को लेके अभी भी अनसर्टेनिटी है कहीं न कहीं। तो आपका क्या मानना है कि क्या कारण है कि हमने इतनी गिरावट देखी है शेयर बाज़ार में और आने वाले समय में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? जी साक्षी जी, धन्यवाद। नासिर जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया। ग्लोबल हेडविंड्स किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं जो ट्रम्पोनॉमिक्स, ट्रम्प के जो पॉलिसीज
अभी जो रिलीज हुए, इसमें ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि इंडिया का अपना FTA एग्रीमेंट्स दूसरे कंट्रीज के साथ किस हद तक हम नेगोशिएट कर पाते हैं. दीज आर ऑल नेगोशिएशन टैक्टिक्स जिसको हम कहते हैं. तो इंडिया भी काफी अग्रेसिवली बाकी क्वाड मेंबर्स के साथ, यूरोप के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, UK के साथ, अपने FTA एग्रीमेंट फ्रांस के साथ काफी हद तक कर रहे हैं. और हम अपने जितने भी एक्सपोर्ट के बास्केट है उनको काफी हद तक हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. अगर आप इनफैक्ट न्यूज कंजम्पशन रिपोर्ट्स अगर आप देखोगे तो इंडिया ओवर द वीकेंड जो आया था एक्सपोर्ट के जो न्यूज है, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में हम अव्वल नंबर पे आ चुके हैं. वी आर वेरी बिग इन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग. इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स में हम बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके हैं PLI स्कीम्स के अंदर, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स. तो एज अ डोमेस्टिक इकोनॉमी हम काफी हद तक अच्छा कर रहे हैं. बट मार्केट्स की जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वैल्यूएशंस की बात करें ऑल्सो. तो ये जो पूरी करेक्शन और जो ये फॉलिंग हो रही है, ये मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादातर हम देख रहे हैं. इनकी वैल्यूएशंस लास्ट 2 साल के जो स्टेलर बुल रन के बाद ये काफी, सो मिड एंड स्मॉल कैप्स की वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव थी. मोस्ट मार्केट प्रोफेशनल्स जो है वो ज्यादा सरप्राइज नहीं है, क्योंकि ये टाइम करेक्शन के पर्सपेक्टिव से, प्राइस करेक्शन की पर्सपेक्टिव से ये मोर और लेस गिवन था कि ये सेगमेंट अब ओवर वैल्यूड हो चुकी है. अर्निंग्स ग्रोथ इनके अच्छे नहीं आ रहे थे लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स. इंडिया एक थोड़ी सी इकोनॉमिक स्लो डाउन से भी गुजर रही थी. हमारा डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स वे वेरी हाई. आप अगर देखोगे RBI ने अभी फरवरी में रेट काटा है. there's an expectation कि शायद अप्रैल में भी रेट कट हुए. तो हमारा अपना जो बोरोइंग कॉस्ट है वो हाई था. अर्बन कंजम्पशन भी थोड़ा सा सबड्यूड था. तो जो अर्निंग्स ग्रोथ थी वो वैल्यूएशंस के कंपैरिजन में मैच नहीं हो रही थी. इसलिए करेक्शंस भी थोड़ा मतलब इट्स नॉट अ सरप्राइज कि इतना करेक्शन हुआ है. बट गोइंग फॉरवर्ड जैसे मार्केट्स का जो नेचर है, 5 to 7 years ये पूरा अपना बिजनेस साइकिल प्ले आउट होती है, पूरा अपना इकोनॉमिक साइकिल प्ले आउट होती है. ये जो न्यूज फ्लो है, जितने भी ग्लोबल हेडविंड्स और डोमेस्टिक टेलविंड्स, ये सारा 5 to 7 years में प्ले आउट होती है. तो जैसे जैसे वैल्यू निकलती है स्मॉल एंड मिड कैप्स में, ब्रॉडर मार्केट्स में, उतनी खरीदारी होती है इन सेगमेंट्स में. तो ये तो आई थिंक नॉर्मल मार्केट बिहेवियर है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड दिस. जो न्यूअर इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा पैनिक कर जाते हैं. दे शुड जस्ट स्टे इन्वेस्टेड and try to be true to their self. मतलब in terms of if अगर आप equity investor है तो volatility लेना आपको सीखना आना चाहिए. नहीं तो you should not be in equity as an asset class. आपको fixed deposit बनाना चाहिए. जी, अच्छा. नासिर सलीम, जो लोग ये जानना चाहते हैं कि देखिए ऐसे समय में हमें कौन से सेक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए, उनको आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए सेक्टर तो बहुत सारे हैं साक्षी जी, मगर जैसे संचिता ने बोला और बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने कि हर एक निवेशक को ये देखना है कि उनकी क्या रिस्क टेकिंग एबिलिटी है. और हमें तो पूरा ये विश्वास है कि हिंदुस्तान जो है अगला 10 साल डेकेड हम लोग का है. इसमें कोई दुराई नहीं. इस पे हम लोग कई बार डिस्कशन भी कर चुके हैं और हमने हर बार ये बोला है. तो हमारा ये मानना है कि सेक्टर्स बहुत सारे हैं जिसमें बढ़ोतरी आगे आपको दिखेगी. और ये डिस्कशन जो है सेक्टर्स पे अगर आपको करनी है तो अपने एक्सपर्ट से करिए, जो आपके एडवाइजर हैं उनसे पूछिए. और प्राइस टू अर्निंग बैंड जिसे हम लोग कहते हैं फाइनेंस की दुनिया में, वो बहुत वैल्यूएशन पे कंफर्ट कई सेक्टर्स में है जो आपको देखने को मिलेगा. तो वो हमारा ये मानना है कि अभी आज की स्थिति ये है कि इंडिया जिस हिसाब से मार्केट करेक्शन आई है मार्केट में, यहाँ से अगर आपका 5 से 6-7 साल का होराइजन है, 5 साल का होराइजन है, तो आप बेझिझक सेंसेक्स और निफ्टी में जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में म्यूचुअल फंड्स के निवेश के थ्रू आप कर सकते हैं. कोई ज्यादा इसमें आपको परेशानी नहीं होगी. बस यही है कि आपको सील बेल्ट लगा के पहन के चढ़ना है, घबराना नहीं है. अगले 5 साल में ये एक साइकिल है, जैसे संचिता ने बोला, ये साइकिल हर 5-6-7 साल में दिखती है. और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, जब कोई निवेश पैसे लगाते हैं, इन्वेस्टर्स पैसे लगाते हैं, तो वो अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी या घर खरीदा तो आप डेली जाके उसकी प्राइस चेक नहीं करते. आप खरीदते हैं, उसको 5 साल इस्तेमाल करते हैं, उसकी जर्नी एंजॉय करते हैं और फिर आप उसके बारे में आगे सोचते हैं. तो हमारा ये मानना है कि खास करके शेयर बाजार में या इक्विटी एज एन एसेट क्लास में अगर आप जा रहे हैं तो आप सही फंड्स चूज करिए, सही सेक्टर्स चूज करिए,
अच्छी रिसर्च करके इन्वेस्ट करिए और लोगों को इस्तेमाल करिए, प्रोफेशनल्स को इस्तेमाल करिए। कोई भी टेलीग्राम या व्हाट्सएप और हेयरसे पे ना जाइए। जी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेली मैच चेक करिए आप, क्योंकि अगर आपने कुछ घर खरीदा है, मैं उदाहरण लेना चाहूंगा, तो घर का आप डेली प्राइस ऊपर नीचे चेक नहीं कर पाते। आप तो खरीदते हैं 5 6 7 साल 8 साल कंजम्पशन करते हैं या उसको आप होल्ड करके रेंट पे डाल देते हैं। तो मतलब दरअसल पॉइंट ये है कि इन्वेस्टमेंट निवेश करना और फिर उस पर होल्ड करना बहुत अनिवार्य है, जरूरी हो गया है। और जो अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेड्स हैं उससे बिल्कुल दूर रहिए। सभी भी बार बार यही कहती है। जी हमारा ये मानना है, हम लोग लाइसेंस्ड हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, हम लोग का ये मानना है, हम लोग मार्केट को ट्रैक जरूर करते हैं, मगर हमारा ये मानना है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म आपका होराइजन सही होना चाहिए। कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेड ना करिए। सोच समझ के अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को पोर्टफोलियो से समझ के फिर पैसे लगाइए। जी, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण एडवाइस है ये हमारे सभी दर्शकों के लिए। संचिता, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, देखिए आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि जीडीपी डेटा भी आएगा, हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पर भी हमारी नज़र है, तो इकोनॉमी को लेकर आपकी क्या राय है? ये टैरिफ अनसर्टेनिटी का कितना इम्पैक्ट हो सकता है? मार्केट मोमेंटम में तो हमने इम्पैक्ट देखा ही है, पर इकोनॉमी को लेकर आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? बिल्कुल साक्षी, अभी नासिर जी जैसे बता रहे थे, निवेशक के लिए टू रिमेन ऑप्टिमिस्टिक एंड थोड़ा ब्रॉड होराइजन रख के, मतलब कोई स्पेसिफिक सेक्टर पे कंसंट्रेट ना करके चले। ब्रॉडली सेंसेक्स निफ्टी पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ब्रॉड वेल रिसर्च्ड इक्विटी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स में आपके एडवाइजर से एडवाइस लेके आपके अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप चले। इकोनॉमी को लेके अगर हम बात करें, अर्थव्यवस्था इंडिया की, लास्ट ईयर थोड़ी सी स्लो डाउन हुई थी बिकॉज हमारी जो क्रेडिट लेंडिंग साइकिल था उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन आ गया था, बिकॉज आरबीआई एनबीएफसी के लेंडिंग बुक्स को लेके काफी रेगुलेशंस देख रहे थे, विच इज वेरी गुड एक्चुअली, बिकॉज हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज में फाइनेंशियल जो लेंडिंग बुक है इंडिया का, एक्चुअली इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट इन द वर्ल्ड। और इसमें आरबीआई बहुत बहुत महत्वपूर्ण, इसका बहुत मायने रखती है, बिकॉज ये लेंडिंग जो होती है एकदम लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, एकदम कॉमन मैन के पास जाती है ये लेंडिंग, माइक्रो फाइनेंस वगैरह। तो इस पे रेगुलेशंस करना, इसकी कंप्लायंस देखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक लास्ट ईयर वाज स्पेंट इस फोकस पे। इस साल अगर आप देखोगे जितनी भी पॉलिसीज आई है बजट से लेके, वो कंजम्पशन पे फोकस हुई है कि कंजम्पशन जो मिडिल क्लास उनके हाथ में पैसा है, कंजम्पशन शुरू है, वो कंज्यूम करें। और ये नंबर्स आ रहे, अगर हम अर्निंग्स ग्रोथ को देखें, जितने भी 5000 लिस्टेड कंपनीज है, इसमें ग्रीन शूट्स नजर आ रहे हैं कि लोग कंज्यूम कर रहे हैं। रियल एस्टेट में अगर आप देखोगे, होम लोन के मॉर्गेजेस के नंबर्स देखोगे, इसमें काफी ऑफटेक हो रही है। बैंकिंग के जितने भी नंबर्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन वगैरह अगर हम देखोगे तो काफी इसमें पॉजिटिविटी आ रही है। सो इस बात को नजर रखते हुए आई थिंक इकोनॉमी काफी अच्छी हद तक चल रही है, और गवर्नमेंट भी बहुत पूरी कोशिश कर रही है कि हर कंट्री के साथ अपना एफटीए अग्रीमेंट्स वगैरह, ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाए रखे, ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो खतरे में ना आए। अपनी ट्रेड बैरियर्स को ओवरकम करके, प्रोटेक्शनिज्म को ओवरकम करके हम ग्लोबली कैसे अच्छी तरह से ट्रेड कर सके। रूपी भी आई थिंक इट्स फाइंडिंग इट्स ओन ग्राउंड, वो काफी हद तक लास्ट ईयर डिफेंड किया गया था रूपी को, बट अभी इट्स अगेन रिवर्सल टू मीन, जो उसका नेचुरल स्टेट ऑफ लेवल है, उसी ग्राउंड को रूपी सीख करके उसी लेवल तक वो स्टेबलाइज होएगी। सो आई थिंक वन जस्ट नीड्स टू स्टे पुट एंड नॉट वरी टू मच। जी, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप दोनों को आपके समय के लिए। और जैसे कि आपने कहा, एक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ हमें आगे जाना है और सबको अपने एडवाइज़र से इन्वेस्टमेंट करने से पहले एडवाइस लेनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।